हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जो ऑडिटर मेंस के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं। तो इन एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन पैटर्न है, इसके अलावा जो बदलता उसका स्वरूप है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये प्रश्न देखेंगे और इससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि 67th का जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है उसमें क्या कुछ जो है इससे सिमिलर रह सकता है। इसके अलावा वहाँ पे हमें किस चीज़ में और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पेपर हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलता है ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि हमारा अपकमिंग जो एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ामिनेशन वो कैसा रह सकता है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं जो हमारा ऑडिटर मेंस का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है। पेपर 1 और 2 हो चुका है, आज हम दोनों पेपर देखने वाले हैं। तो अगर हम खंड 1 स्टार्ट करें, खंड 1 यानी सेक्शन 1 से स्टार्ट करें, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जनजातीय आंदोलनों को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के जो लक्ष्य हैं एवं उनके स्वरूप हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है, सब लोग देख सकते हैं। तो आगे मतलब ये जो क्वेश्चन है जनजातीय जो आंदोलन है उनसे संबंधित है। और अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालें। यानी कि जो पहला सेगमेंट है वो है जनजातीय आंदोलन से संबंधित, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भी बिहार के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे हम पटना कलम शैली पढ़ते हैं, मौर्य कला हो गया, इसके अलावा जो हमारा कल्चर से जो पोर्शन रहता है उसमें से जो है मौर्य कला को लिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें 5th नंबर, तो यहाँ पे जो आपका करंट कंटेंट है उससे संबंधित प्रश्न है। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, जिसको हम IPEF के नाम से जानते हैं, से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है? यानी कि करंट कंटेंट हमारा। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड चेन से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो कोल्ड चेन प्रणाली जो है इससे क्या अभिप्राय है? इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है? ठीक है, तो इस तरीके का ये जो प्रश्न है, एक परिवर्तन है, बदलता हुआ स्वरूप, जिसका हम यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से BPSC अपने मेंस एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर। यानी कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसका भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाला जो वर्तमान है एवं दूरगामी प्रभाव, इन दोनों का वर्णन करना है और इससे होने वाली जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं बतानी हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ से हम 8th की ओर चलते हैं। तो कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका देखिए क्वाड है, ठीक है, क्वाड, तो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा। अब यहाँ पे करंट कंटेंट में हमें क्वाड भी देखना है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी देखना है जो कि 14वां है 2022 वाला। सेक्शन जो 3 है आपका, 3rd सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये है हमारा जैसे डायग्राम का हो गया, तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम को जो है आप देखें और इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इंग्लिश वर्जन में भी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी वर्जन का अगर हम देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और बोला गया था कि DI वगैरह काफ़ी हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, और इसके लिए क्लासेस भी हम लोगों ने चलाए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अदर सब्जेक्ट से DI हो गया, ऑप्शनल हो गया,
सारे और करंट अफेयर्स और जो प्रश्नों का प्रवृत्ति था टेस्ट का, आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, वो लगभग सिमिलर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम रहेगा और उसके जो है अनुपात कंपनी विभाग देखा जाए अगर, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए हैं। विपणन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों के किस अनुपात में है। तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं और फिर इसके बाद में इस जो आपको सारणी दिया गया है इसको समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को यहाँ पे प्रश्नों को तैयार किया गया है। खा नंबर प्रश्न है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पुरुष कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर गा, घा और डा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और इसके थ्रू जो प्रश्न पुटअप किए जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो ये ग्राफ है और यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन रहेंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, चाहे आप टेलीग्राम चैनल में देखें या जो उसका डिस्कशन ग्रुप है, चैनल और डिस्कशन ग्रुप दोनों रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है एक तालिका और तालिका में बताया गया है कि एक कंपनी में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में जोड़े गए नए कर्मचारियों की संख्या और इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने प्रत्येक वर्ष कंपनी छोड़ दी को दर्शाती है। इसका अध्ययन कीजिए एवं निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो तालिका दी गई है इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं का, ख और यहाँ पे यदि हम बात करें गा और घा की, तो निम्न में से यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपके इसमें आप देख सकते हैं और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में और ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इनफैक्ट एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर 1। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 फ्रेंड्स, यहाँ से पेपर 2 देखते हैं। तो पेपर 2 में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में वही सब है, टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 300। और यहाँ पे अनुदेश में जो है बताया गया है किस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी कि खंड आ और यानी खंड 1 और 2 में प्रत्येक में 3 प्रश्नों को तथा खंड 3 जो है उसमें 2 प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुल 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। जैसे कभी ऐसा होता है कि आप दूसरी किताब से पढ़ रखे हैं और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल हुए थे, वही नकल यहाँ पे डाल दी, वो उससे नहीं होगा कुछ भी। आपको अपने शब्दों में जवाब देने हैं और सभी प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हुए हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई दिक्कत है तो आप अंग्रेजी भाषा को ही देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई हिंदी भाषा में दिक्कत है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा, ये भी सबको पता है ऑलमोस्ट। तो एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। चलिए, ये थे कुछ अनुदेश और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। तो हमारा सेक्शन 1 में जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। तो अगर आपने बोला कि हाँ तो आप उसके पक्ष में तर्क दीजिए, यदि आपने बोला ना तो आपको उसके पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की मुख्य ये जो प्रमुख विशेषता है बन गया है। तो टिप्पणी करें। तो जैसे गठबंधन की राजनीति है, इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये नए बदलाव का सूचक है, यानी कि इस तरीके के जो प्रश्न डाले जा रहे हैं ये नया तरीका है, यानी कि उनमें चेंज हुआ है। जो मेंस आंसर है का जो मेंस का जो प्रश्न रहा करता था अब तक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यतया भारतीय राजनीतिक दल विचारवादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश होता है उसके योग्य हो गई हैं। ठीक है, तो टिप्पणी करनी है यहाँ पे, यानी कि मुख्यतया भारतीय राजनीतिक दल विचारवादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई हैं। टिप्पणी करें। ठीक है, तो प्रश्नों के स्तर में बदलाव किया गया है, किस तरीके से प्रश्न की मांग है वो चेंज होती नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
ये जो आपका जनजाति राजनीति हो गया, ठीक है। तो जाति राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार के जो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम में जो विशेष संदर्भ है उसमें वर्णन करना है। यानी कि देखा जा रहा है कि चीज़ों को बिहार में जो भी चीज़ें हैं उससे जोड़ करके पूछा जा रहा है करंट कंटेंट के बारे में। तो जाति राजनीति हो गया और गठबंधन की राजनीति हो गया, ये सब चीज़ें जो है बिहार से कोरिलेट करके पूछी जा रही हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन खंड दूसरा है, यानी कि सेक्शन 2 हो गया। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 5 है, भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या परीक्षण कीजिए, ठीक। आलोचनात्मक यहाँ पे परीक्षण कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा करें, ठीक। तो ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करते हैं। तो बिहार में गन्ने की खेती, ठीक है, गन्ने की खेती भौगोलिक मूल्यांकन करें इसका, और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित करें। चेंजमेंट होता नजर आ रहा है प्रश्नों के प्रवृत्ति में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो जनजाति है उसके भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उसकी सर्वाधिक समस्या एवं उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। भारत है, भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण देना होगा, उनकी समस्याएं हो गई, उनके समाधान हैं, ये सब बताने हैं। चलिए नेक्स्ट खंड 3 है, इसमें 2 ही क्वेश्चन हम लोग को करने होते हैं। दुनिया के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि इस पर क्या फायदे तथा नुकसान भविष्य में होने को हैं। इस संदर्भ में तर्क संगत जो समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, यानी कि इस एरिया में भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस में ये सब मेंशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान और तकनीकी ने हमें चरघातांकी विकास दिया, परंतु उसी समय में परमाणु व कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी। विज्ञान व तकनीकी के इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तार पूर्वक समाधेय कीजिए, ठीक है। तो समाधेय कीजिए यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी देखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको जो कन्वर्टेड हिंदी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृत रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक गुणता विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन है मानव और एक कृत्रिम रोबोट है, इसकी प्रगति पर जो व्यवहारिक गुणता विगुणता है इसके आधार पर विश्लेषणात्मक विस्तृत की व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में देश व विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है। प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए, ठीक। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की प्रवृत्ति, और आपने पेपर नंबर 1 यानी पेपर 1 का डिस्कशन देख लिया, एनालिसिस देख लिया है, किस तरीके से प्रश्नों में चेंजमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोगों को जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपका CDPO मेंस हो गया और BPSC मेंस 67 के बच्चे, उन सबको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और सारी चीज़ों के साथ में, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।